Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online video session. And today I welcome you in the class of English Essay, Creative Writing or Self-Writing lecture number 8. आज हमारा ये जो lecture है, it would be probably the last lecture for methodology. आज हम methodology वाला area cover कर लेंगे और साथ साथ मैं जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोशिश की थी कि एक पूरे का पूरे टॉपिक के ऊपर आपको सारे स्टेप्स को एक्सप्रेसिव वे में थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट किया था। आज भी हम ऐसे ही करेंगे कि मैं सबसे पहले तो मेथोडोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा एंड आफ्टर दैट उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे और ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे अब हैं ये लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स हैं, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि डेली बेस पे एक नया ऐसे का टॉपिक किया जाए। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप में आती हैं, पीडीएफ में आती हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुझे असाइनमेंट्स बना के भेज रहे हैं। तो अगर हम साथ साथ असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे तो होगा ये कि लेक्चर तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसे राइटिंग इज समथिंग यू कैन से दैट अ क्रिएटिव राइटिंग और अ सेल्फ राइटिंग। और एग्जाम में आपको 3 घंटे खुद से लिखना होता है, ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, थॉट प्रोसेस से गुजरना होता है। तो जब तक आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिस प्रोसीजर नहीं होगा, आपने एक रिदम के साथ प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो इट वुड बी वेरी मच डिस्ट्रक्टिव फॉर योरसेल्फ कि आप फाइनल एग्जाम में जाके वन गो में ऐसे किस तरह लिख सकेंगे। बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है इसमें 3 फेज में प्रिपरेशन होती है। फेज 1 होता है अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, समझना। फेज 2 होता है आपका उसके ऊपर टेस्ट या एवेल्युएशन या असाइनमेंट सबमिट करना। और फेज 3 होता है जिसको हम कहते हैं रिवीजन एंड सेगमेंटेड टेस्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपने पहले 2 हिस्सों का टेस्ट दे दिया, फिर 3 हिस्सों का टेस्ट दे दिया, फिर फुल कोर्स का टेस्ट दे दिया। तो स्टेप वाइज हम अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। और जहां तक इंग्लिश ऐसे राइटिंग, प्रेसियन कंपोजिशन का ताल्लुक है, तो याद रखिएगा ये 200 नंबर का जो पेपर, 2 पेपर हैं, चाहे पीएमएस हैं चाहे सीएसएस हैं, ये दोनों इम्तिहानों में जो इंग्लिश ऐसे और प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। इसकी कोई आपको मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको बहुत ज्यादा याद दहानियों की जरूरत है। आपने जो नॉर्मली अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से और ऑप्शनल में से जो कंटेंट, जो नॉलेज, जो कोर्स पढ़ा होता है, उसको सिर्फ रेलेवेंट बनाना होता है। राइटिंग की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करें। और जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, मेरा मानना ये है कि इंग्लिश ऐसे, प्रेसियन कंपोजिशन, ये वाहिद ऐसा पेपर है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी देता है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएमएस केपीके में भी डिस्टिंक्शन पोजीशन हासिल की है, पिछले साल पीएमएस पंजाब के अंदर की है, सीएसएस में कुछ लोग 2018-19 में जो क्वालिफाई तो काफी ज्यादा लोगों ने किया है, लेकिन जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया है उन्होंने 74-75 मार्क्स भी लिए आउट ऑफ 100, ऐसे में भी और प्रेसी में भी। तो बाज का ये 2 ऐसे पेपर होते हैं जो आपको फेल भी करवा देते हैं ज्यादातर। और अगर आप इनको प्रैक्टिस करें सर, डेली बेस पे इस पे काम करें, तो अ टाइम विल कम कि आप इसमें से इतने अच्छे मार्क्स गेन करते हैं कि आपकी बड़े अच्छे ग्रुप में एलोकेशन भी हो सकती है। लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवा के एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा, जिस तरह पिछले लेक्चर में दी थी। और कल से ऑनवर्ड जितने भी हमारे अब लेक्चर होंगे, आगे जितना भी हमारा आपस में साथ रहेगा, हम डेली बेस पे नए टॉपिक्स पे काम करेंगे। पहले 4 स्टेप्स और उसके बाद अगले 4 स्टेप्स, यानी फर्स्ट 8 स्टेप्स को हमने देखा था। अभी हम 5, 6 और 7 स्टेप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने है जी ये स्लाइड्स, और देखते हैं जी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पार्ट 2 है जी। और इसमें हमने क्या करना है, नंबर 1 डिवाइडिंग द टास्क, आइडिया मॉडल, ये हमने बात कर ली हुई है। उसके बाद हाँ जी, सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में जी
वेरिएबल डेवलपमेंट हेडिंग ऑफ द बॉडी, या इन अदर वर्ड्स आप इसको रफ आउटलाइन भी कह सकते हैं। छेवां रफ आउटलाइन, उसको फाइनलाइज करेंगे, हाउ टू राइट द टॉपिक सेंटेंस, असाइनमेंट्स फॉर द क्लास। और रफ आउटलाइन जब आपकी बन जाती है तो फिर उसको नीट करना बड़ा आसान होता है। वेरिएबल डेवलपमेंट किस तरह होते हैं, ऑब्वियसली बात है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। टूरिज्म आप देखते हैं कि सियाहत, दुनिया की बहुत ऐसी वेस्टर्न और ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं जो सिर्फ सियाहत पर डिपेंडेंट हैं। अगर ईस्ट एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में हम देखें तो हमें लाओस मिलता है, हमें थाईलैंड मिलता है, इंडोनेशिया मिलता है, मलेशिया मिलता है, सिंगापुर मिलता है, जापान भी मिलता है, और कुछ ऐसे ममालिक मिलते हैं जहाँ सियाहत है, बल्कि आपको श्रीलंका में बड़ी सियाहत मिलती है। अगर आप वेस्टर्न यानी यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, स्कैंडिनेवियन जितने भी कंट्रीज है वहां पर आप चले जाएं, इटली में आप चले जाएं, ये वो ममालिक हैं, इवन के यूके में भी आप अगर चले जाएं, अमेरिका में भी आप अगर चले जाएं, तो जहां टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे इकोनॉमी बूस्ट की जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चूंकि हैज बीन द विक्टिम ऑफ वॉर एंड टेरर लास्ट 15-16 सालों में, और उसके बाद जरा थोड़ा सा और क्राइसिस चलता रहा मुल्क में, ज़र्ब अज़ब और बाकी चीजों को हमने देखना पड़ा, और अभी आके जरा कोरोना वायरस का पंगा चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह से इससे पैसा नहीं कमा सके, हालांकि हमारे पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये इस तरह का कोई आ जाए तो इसके कौन से फैक्टर्स हैं, यही इसके वेरिएबल्स होंगे। टेक्नोलॉजी है, हिस्टोरिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है, इकोनॉमी होती है, एनवायरमेंट होता है, रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है, रिलीजियस इंपॉर्टेंट, मतलब वेरिएबल डेवलपमेंट होते हैं बॉडी की वो हेडिंग्स जिसको जहन में आपने थिंकिंग पैरामीटर को जहन में रखते हुए बॉडी तरतीब देनी और हर हेडिंग की फिर सब हेडिंग्स बनानी, यानी हर एक हेडिंग पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इसे रफ आउटलाइन लेने की, और हाउ टू राइट द टॉपिक सेंटेंस इसके ऊपर बात करेंगे। वेरिएबल डेवलपमेंट वेरी सिंपल, जिस तरह मैं अभी आपको बता चुका हूं कि स्टेप 1 होता है आपका लिमिटेशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक को सेग्रीगेट करते हैं, उसके सेगमेंट बनाते हैं, सर्कल कर लेते हैं टॉपिक को, और दूसरा उसका मेन थीम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए उसके थिंकिंग पैरामीटर्स ड्रॉ करना कि किस किस इस टॉपिक के किस किस एस्पेक्ट पे सोचा जा सकता है, या मेजर फीचर्स उसके कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद आप फिर जाते हैं रफ आउटलाइन यानी वेरिएबल डेवलप करने में। वेरिएबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कांस्टेंट होते हैं, ये हर ऐसे में है। जो बीच वाला हिस्सा है वो विद रेफरेंस टू द टॉपिक आप खुद से वो हेडिंग्स बनाते हैं, और उसी को वेरिएबल हेडिंग या बॉडी की हेडिंग्स भी कहा जाता है। It is a systematic process of thinking about main headings of the body. Remember, all these headings must be related to the core of the given topic. यानी हम जब एक मेन कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेन थीम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस तरह हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो अकाउंटेबिलिटी विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान था, तो थीम जो था अकाउंटेबिलिटी था, और किस तरह ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर सकती है, असरअंदाज हो सकती है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हमने जो बेस लाइन दी थी वो अकाउंटेबिलिटी को कंसेप्चुअलाइज करते हुए उसके बेनिफिट्स के ऊपर एक वेरिएबल बना दिया था। बिल्कुल वैसे ही फिर उसके फर्दर फिर आपने देखना कि किस तरह से वो इफेक्ट करता है उसके बाकी जो हेडिंग्स आपने शेयर की, आज भी कुछ हेडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी वही टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये हमारे पास टॉपिक है तो इसका फिर वेरिएबल कैसे डेवलप हम करेंगे। तो नंबर 1 वेरिएबल मेजर हेडिंग्स क्या है, नंबर 1 कांस्टेंट इंट्रोडक्शन, नंबर लास्ट कांस्टेंट कंक्लूजन। तो ये बीच वाले वेरिएबल, जिस तरह कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टर्म अकाउंटेबिलिटी आपसे कहा था, रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्ट्रेंथनिंग ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट या ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द स्टेट। यानी अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब किस तरह जो हमारे रियासती पिलर्स हैं जिसपे रियासत का एक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग खड़ी है उसको कैसे स्ट्रेंथन करती है, हाउ डज अकाउंटेबिलिटी कैरी अ डेवलप्ड पाकिस्तान, तो कैसे कैरी कर सकती है, हर्डल्स इन द वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन कंटेम्परेरी पाकिस्तान, प्रैग्मेटिक मेजर्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। अब ये हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5 और हेडिंग नंबर 6 ये वो मेन मेजर हेडिंग्स हैं जिनकी सब हेडिंग 6-6, 5-5, 4-4 आप बनाएंगे और हर सब हेडिंग पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो इसको वेरिएबल कहते हैं, इससे रिदम ऑफ द एसे बनता है।
यानी आप एक ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एग्जामिनर को देते हैं कि ये मेरी आउटलाइन है, ये उसका कंटेंट है और उसके कंटेंट में ये मेजर वेरिएबल है, इसमें से हर वेरिएबल पे मैं 4 से 5 पैराग्राफ लिख के उसके ऊपर अपने जो भी राय है, जो भी आर्गुमेंट है, उसको डेवलप करूंगा। फॉर एग्जांपल रफ आउटलाइन क्या होगी? इंट्रोडक्शन होगा, कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ द टर्म अकाउंटेबिलिटी या कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म अकाउंटेबिलिटी, दो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्सचुलाइजिंग द टर्म अकाउंटेबिलिटी, ये भी आप लिख सकते हैं। रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्ट्रेंथनिंग ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट, 1 2 3 4 5। अब ये जो छोटी सब हेडिंग्स हैं ये कैसी आएंगी? ये वही सब हेडिंग्स है ना जिसके लिए मैंने आपको कहा था थिंकिंग पैरामीटर होगा। इकोनॉमिक रोल, पॉलिटिकल रोल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सोशल रोल, ओवरऑल जो आपका मुल्क है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का रोल। तो ये आप जब सब हेडिंग लिखेंगे तो इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी, हाउ डज अकाउंटेबिलिटी कैरी डेवलप, किस तरह पर डेवलप पाकिस्तान को कैरी करेगी? तो अब बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा, आपका जो मेरिटोक्रेसी आ जाएगी, आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम आपका चल रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो चल रहा है वो जस्ट फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अच्छे लोग, अच्छी लीडरशिप सामने आएगी, करप्शन फ्री माशरा आपका बन जाएगा, और फिर आपके मुल्क में वसाइल जो नेचुरल रिसोर्सेज और वसाइल हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल होंगे, सोशल जस्टिस होगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा, एक डेवलप्ड सोसाइटी आपके सामने नजर आएगी जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है, जिसमें से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रियासती इदारों पर जाती हैं, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना है, जिसमें आपकी एग्जेक्टिव्स हैं, एमएनए, एमपीएस, मिनिस्टर्स, और आपकी जो प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह जिसमें आपके जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आपकी बिजनेस एलीट है, इंडस्ट्रियलाइज जो आपका सेटअप है जो कि एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये सब मिलकर ही तो सिस्टम को खड़ा करते हैं। तो इसके वे में कहीं ना कहीं हर्डल्स भी यही इदारे, यही इंस्टीट्यूशन, यही ग्रुप्स भी हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बात भी की थी। ये मैं आपको खाका आज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हर एक सफे पे ये रफ आउटलाइन नहीं लिखा हुआ मैंने, अगर आप गौर से देखें ना, ये मेन पेज पे लिखा हुआ है और मेन पेज एक ही है, यानी हर जगह आपने हर हेडिंग नंबर 4 के ऊपर रफ आउटलाइन नहीं लिख देना। मैं आपको दोबारा ये दिखा भी देता हूँ, ये एक ही रफ आउटलाइन लिखेंगे। मैंने सिर्फ स्लाइड्स बनाते हुए ऐसा किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जिस तरह यहाँ पर रफ आउटलाइन की हेडिंग और ये सारी मेन हेडिंग्स यानी वेरिएबल्स, और उसके नीचे सब हेडिंग्स आ जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हमारा एक हाउ टू राइट अ रफ आउटलाइन और स्ट्रक्चर या खाका कैसे बनाते हैं, प्रैग्मेटिक मेयर्स आ गए, कंक्लूजन आ गया। ये तो था मतलब किस तरीके से आपने अपना एक खाका बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है जब हम इंग्लिश ऐसे लिखना शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज द पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का जो पहला सेंटेंस होता है या शुरू के सेंटेंसेस होते हैं उसको टॉपिक सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि विद रेफरेंस टू द एग्जामिनेशन, जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के एसेज होते हैं उसमें डायरेक्टली हिट करना होता है टॉपिक को, कोई बैकग्राउंड देना, कोई डेफिनेशन देना, कोई तमहीद बांधना, इसकी कोई इजाजत भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, ये इररेलेवेंट होता है। आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट करना है। तो अब किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड अगर हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है तो इसके टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिखे जाते हैं, तो मैं आपको 3 आसान तरीके बता देता हूं। नंबर 1, आप किसी आइडिया से शुरू करें, यानी आप स्टेटमेंट को देखें, उसके जो की वर्ड्स हैं उसको जेहन में रखते हुए एक थॉट प्रोवोकिंग बात, एक टॉपिक डायरेक्टली उससे रिलेटेड बात करें। दूसरा, आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे आसान तरीका है, जो कि एक एवरेज कैंडिडेट करता है, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, दैट इज रिप्रोड्यूस द गिवन स्टेटमेंट। उसी गिवन स्टेटमेंट को रिप्रोड्यूस करके अपने अल्फाज में दोबारा लिख लें, तो एग्जामिनर के लिए एक इंप्रेशन होगा कि आपने डायरेक्टली टॉपिक पे ही बात की है। जिस तरह मैंने कुछ लिखे हुए हैं, और मैंने तो तीनों तरीकों से लिखे हुए हैं। जिस तरह अकाउंटेबिलिटी ब्रीड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इट इज समथिंग एन आइडिया, यानी मैं अगर अपना ऐसे शुरू करता हूं एक अपने अंदाज में और खुद से लिखता हूं, बजाय किसी कोटेशन के या गिवन टॉपिक को रिप्रोड्यूस किए, मैं खुद से उस पर बात करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली हिट करूंगा टॉपिक को, तो एक आइडिया से करूंगा। मसलन अकाउंटेबिलिटी
अगर एहतसाब होता है तो इसके नतीजे में जो ब्रीड आती है, जो पैदावार होती है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। यानी जिस मुल्क में, जिस रियासत में, जिस निजाम में एहतसाब होगा वहां बराबरी होगी। अब एहतसाब है तो बराबरी है। इसी तरह आप कह सकते हैं एहतसाब है तो तरक्की है, एहतसाब है तो सोशल जस्टिस है, एहतसाब है तो अपॉर्चुनिटीज है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जिसपे आपने बार बार डिफरेंट टॉपिक्स पे 15-15, 20-20, 30-30 टॉपिक सेंटेंस लिखने हैं। कोई एक टॉपिक पास पेपर से उठाए और उस पर बार बार आप सेंटेंसेस लिखना शुरू करें तो आपके जेहन में नए आइडियाज आएंगे। और सेल्फ राइटर या क्रिएटिव राइटर खुद से ही लिखता है, वो एक खुद से ही एक एनोलॉजी बनाता है। जिस तरह मैंने अकाउंटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी के साथ एक एनोलॉजी बना दी, कंपैरिजन कर दिया। एक और तरीका है, इट इंश्योर्स ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी बाय होल्डिंग स्टेट ऑफिशियल्स आंसरेबल टू द लॉ एंड पब्लिक। यानी वो कहता है कि अकाउंटेबिलिटी ओपननेस को इंश्योर करती है, सब चीजें ट्रांसपेरेंट और ओपन होंगी। किस तरह? क्योंकि स्टेट ऑफिशियल भी आंसरेबल होते हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड पब्लिक। जाहिर है जब एहतसाब होगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और एहतसाब याद रखिएगा होता ही उसका है जिसके पास ताकत थी। अब एक बंदा उसके पास ताकत ही नहीं है तो उससे किस चीज का आप सवाल करेंगे? जिसके पास ताकत है उसने उसका मिसकंडक्ट किया, कैसे किया? मसलन आजकल काजी वो फाइज ईसा का केस चल रहा है, तो जुडिशरी जो है उस पर रिमार्क्स भी दे रही है, मीडिया पे भी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जज है, अगर उसके पास पैसा है, या तो वो जद्दी कुश्ती अमीर है, नवाब है, समझ आती है, नहीं तो कैसे है। और अगर उसके पास है और वो पैसा उसकी बीवी और बच्चों के नाम पे, तो उन्होंने क्या, किस तरह वो पैसा कमाया? वो उसके साथ रह रहे हैं, और दुनिया में वो वाहिद अहलिया हैं जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वरना तो सारी दुनिया की बीवियां या अहलिया जो होती है वो उस पर डिपेंडेंट होती है ना। तो ये अब जवाब तो देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी अगर पाकिस्तान में है तो जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी है नहीं, और जो कुछ भी है नाम का है, तो आप फिर देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है हमारे यहाँ। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक सेंटेंस है, वो कहता है अकाउंटेबिलिटी कंसोलिडेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, institutional integrity and national progress. Now these all are my ideas, मैंने खुद से लिखे। आप भी इस तरह इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कंसोलिडेट होगी, और ज्यादा मुनज़्ज़म और ज्यादा ताकत पकड़ेगी। इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के होंगे उनकी वकार और उनकी इंटेग्रिटी बढ़ेगी, और नेशनल प्रोग्रेस होगी। नाउ इट इज समथिंग एन आइडिया। तो आप भी इस तरह से टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हैं। और याद रखिएगा क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइटिंग में बार बार लिखने से ही अच्छे आइडियाज आपके पास आएंगे। आगे चलते हैं जी। आगे हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस। तो अब मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। आपने वो कोटेशन याद की है, किसी इंपॉर्टेंट राइटर की कोटेशन आपके जहन में आई है और वो जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड है, लिख सकते हैं। जिस तरह मेरे पास कुछ कोटेशन है। कैथरीन पल्सिफर कहती हैं, at the end of the day we all are accountable to ourselves, our success is a result of what we do। तो वो कहता है कि कैथरीन पल्सिफर का मानना यह है कि आखिरकार दिन के आखिर में हमें अपने आप को तो अकाउंटेबल होना ही है ना। हमारी जितनी भी सक्सेस दुनिया में, कामयाबी है, वो प्रोडक्ट होती है जो हम करते हैं। तो इसका मतलब है जब आप अकाउंटेबल होंगे अपने आप को, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मानने वाला है, एडहेरेंट टू द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो शख्स है, तो वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के हक में होगा। एक और है जी, द बेनिफिट ऑफ ट्रूली अकाउंटेबल लीडर इज दैट दे आर एबल टू क्रिएट इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स where their staff know what is expected of them and can improve the business for customers। चेन स्टॉर्म की ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो अकाउंटेबिलिटी का होता है, या लीडरों की अकाउंटेबिलिटी का, या किसी भी इदारे के सरबराह की अकाउंटेबिलिटी का होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि वो ऐसा निजाम बना देते हैं, ऐसा सिस्टम बना देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ऐसे सब सिस्टम्स बना देते हैं कि उनके स्टाफ को पता होता है कि उनसे क्या तवक्कुआत की जा रही हैं, और किस तरह वो अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने टास्क को, अपनी जॉब को इंप्रूव कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट है जी, डी वॉरेल की है, इंडिविजुअल्स एंड टीम्स हैव अ सेंस ऑफ ऑनरशिप and are focused, disciplined and collaborative while holding each other accountable for outcomes। कमाल हो गया जी, बड़ी खूबसूरत बात। उसने कहा चाहे कोई
फर्द वाहिद है, चाहे जमात यानी टीम्स हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ ऑनरशिप क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है। और जब सेंस ऑफ ऑनरशिप हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये काम करना है एज ए टीम भी एज ए इंडिविजुअल भी, तो आप अपने टारगेट पे फोकस्ड होते हैं, जिंदगी में डिसिप्लिन्ड होते हैं, और फिर आप एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराते हैं, ना कि एक दूसरे को बचाते हैं। जिस तरह आप अक्सर जुडिशरी के रिमार्क्स में देखते हैं कि एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं समझा जा रहा, बल्कि सेक्रेड काउ समझा जा रहा है। तो ये इमेज है ना, बेसिकली होता क्या है, आपके इदारे, आपका मीडिया, आपका सिस्टम, आपके बड़े, ये इमेज होते हैं सोसाइटी का। और इससे पता चलता है हमारे मुस्लिम मुआशरे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कितनी एसेंशियल है। तो जब अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल इनके लिए ही नहीं है, जो ताकत में बैठे हैं और वो एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं समझ रहे, बिकॉज डी वॉरल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, तो उनके अंदर इसका मतलब सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो कोलैबोरेटिव नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन है, कोलैबोरेटिव है, फोकस्ड है और सेंस ऑफ ऑनरशिप है, तो एक दूसरे को भी अकाउंटेबल करेंगे। तो इट इज समथिंग आप इधर से भी अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वाले वेरी सिंपल, मैंने आपसे बात की थी कि रिप्रोड्यूस द गिवन टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसको ही आप रिप्रोड्यूस कर दें। मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी, इसका एक जो मैंने बनाया है अभी, वर्ल्ड पे एक फाइल बनाई है, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप जरा गौर से देखें जी, नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक को रिवाइज भी कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा लेक्चर प्रोडक्टिव भी हो। अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, रफ वर्क है जी, ये आप सब लोगों ने करना है, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ। सेगमेंटेशन या लिमिटिंग स्टेप 1 है अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल डेवलपमेंट पाकिस्तान, ये कीवर्ड्स को आपने अलग कर लिया। स्टेप 2 में आप गए तो आपने क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेन आइडिया या थीम, अकाउंटेबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, एसेंशियल कंपल्सरी है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ही है, ग्रोथ भी कर सकते हैं इसकी जगह। स्टेप नंबर 3, एक्सप्लोरिंग मेजर फीचर्स ऑफ द थीम। अब मेन थीम इंग्लिश ऐसे के टॉपिक में स्टूडेंट्स याद रखना है, एक ही होता है हर टॉपिक में, कहीं भी उठा लें, अनटिल अनलेस दो डिफरेंट चीजों की एनोलॉजी या दो डिफरेंट चीजों का कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू वो आपसे ना मांग रहा हो, या दोनों में से किसी की एक चीज का ना मांग रहा हो। जब तक वो तकाबल मांगेगा, कंपैरिजन मांगेगा, आपका नैरेटिव मांगेगा, या दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन मांगेगा, तो फिर दो थीम हो सकते हैं, वरना मेजर थीम एक ही होगा। आप जितने मर्जी पास पेपर के टॉपिक्स उठा लें, कोई अच्छी किताब उठा लें, कोई अच्छा ऐसे उठा लें, जो रूटीन लाइफ में भी ऐसे होते हैं, तो आपको एक ही मेन थीम नजर आता है। अच्छा जी, मेन थीम के अब मेजर जो फीचर्स हैं वो आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, तो अब इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये तो हमारा एक मेन फीचर है अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक। हाउ इट इज रिलेटेड टू कंट्रीज डेवलपमेंट, भाई अकाउंटेबिलिटी का मुल्क की डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? मुल्क जरूरियात हिसाब से चलेगा, ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन दुनिया में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि आज भी और 5,000 साल पहले से भी वो कौमें ही आगे रही हैं, तरक्की याफ्ता रही हैं, और दूसरी कौमों को सबजुगेट यानी फतह करती रही हैं, उन पर अपना तसल्लुत कायम करती रही हैं, गलबा हासिल करती नहीं है। जो पहले अपने अंदर एहतसाब का निजाम लाते थे, जो अच्छे जर्नैल्स होते थे, फौजी होते थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, अच्छे सुल्तान होते थे, अच्छे मोनार्क्स होते थे, अच्छे आपके खलीफा होते थे, या अच्छे आपके बादशाह, या आपके डिक्टेटर, या आपके लीडर, या डेमोक्रेटिक लीडर, जो भी अच्छे होते थे, वो अच्छा सिस्टम लेकर के आते थे। लेकिन जब वो करप्ट होना शुरू हुए, तो फिश ऑलवेज स्टिंक्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स। जब हेड आपका स्टिंग कर रहा है, बदबूदार है, आप हेड से बासी हैं, तो पूरे का पूरा जिस्म भी आपका गंदा और गलाजत भरा हो जाता है। तो कैसे मुल्क की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इस पे आपने एक मेजर फीचर है सोचना है, व्हाई इट इज एसेंशियल इन पाकिस्तान। अच्छा, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट से कैसे है, जब आप इसके ऊपर सोचेंगे, या जिस तरह हमने बात की, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान भी एक नेशन स्टेट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। अब उसके बाद एक और चीज, द करंट कंडीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून, बालादस्ती कानून की पाकिस्तान में क्या है, वो आप और मैं जानते हैं। अभी रिसेंटली कुछ स्कैंडल्स आए हैं हमारे सामने, और पिछले 1.5-2 साल से कोई
200-400 केसेस भी हमारे सामने आए जिसको नैब ने बड़ी मेहनत से एग्जीक्यूट भी किया है और रेफरेंस भी बनाए हैं, लेकिन गरीब आज भी जेल में है और ना वो लंदन जा सकता है, ना उसका इलाज हो सकता है, और उसके लिए बल्कि जेल से बाहर भी जेल ही है। तो ये आप रूल ऑफ लॉ के हालात देख रहे हैं। तो करंट कंडीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कैसी है? जैसा रूल ऑफ लॉ होगा और जैसे रूल ऑफ लॉ को चलाने वाले होंगे तो वो अपना कभी एहतसाब होने देंगे? ये आपने खुद सोचना है। कॉन्टेम्परेरी एनालिसिस ऑफ कॉन्टेम्प, ये भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। स्टेप 4, मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि बातें ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि कल से जब मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डेली बात करूं तो ये स्टेप्स आप लोग ऑलरेडी खुद करें। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने थॉट प्रोसेस से गुजरना है और आपने वेरिएबल बनाने हैं, सब हेडिंग्स और मेजर हेडिंग्स बनानी है अपनी बॉडी की। तो जब ऐसे की बॉडी में आप लिखेंगे तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी को थिंकिंग पैरामीटर होना चाहिए, जिस पैरामीटर पे आप सोचेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, नेशनल ग्लोबल एस्पेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास, वो कहता है जी अकाउंटेबिलिटी सेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेप नंबर 5 वेरिएबल डेवलपमेंट। ये मेजर हेडिंग्स ऑफ द बॉडी। अब आपने एक खाका बना लेना है, हेडिंग देनी है रफ आउटलाइन, और ये आपने वैसा ही करना है जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि आंसर शीट के आखिरी पेज पे। और रूटीन में भी आप जब ये अभी रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले भी, तो आप एक शीट दस्ता पूरा बनाया करेंगे, या आप एक अलग रजिस्टर अपना बना लेंगे रफ आउटलाइन का। तो उसमें आप 5, 10, 15, 20 जितने भी ऐसे हैं उनका रफ वर्क ही करेंगे, ताकि फिर जब आप उसको नीट करें तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाए, जो आप एग्जाम में उस मटेरियल को रिवाइज भी कर सकते हैं। और उसको हम अपने दौर में किया करते थे, मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये किया करें कि अपने अच्छे अच्छे रजिस्टर्स बनाया करें, उस पर अपनी असाइनमेंट जो एवेल्युएट होती है उनका रिजल्ट लिखा करें, फिर उसमें करेक्शन लिखा करें। फिर कोई नया डाटा आपके पास आता है, कोई नया कंटेंट आता है वेबसाइट से, अखबार से, किताब से, और उससे रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक है तो उसमें उसको फिट इन किया करें। उससे आपका कंटेंट डेंस होता है, आपका नॉलेज इनहांस होता है, और वक्त के साथ साथ जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो पेपर में अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपके पास आ जाता है तो बड़ा इजीली आप उसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल डेवलपमेंट पे जाते हैं। तो मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ जी, आपका जो रफ आउटलाइन है उसकी बॉडी की ऊपर एक कांस्टेंट होता है जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, और एक आखिर में कांस्टेंट होता है, इसको कंक्लूजन कहते हैं। इसके बीच में जो भी चीजें होती हैं वो वेरिएबल हेडिंग होती हैं। सवाल ये पैदा होता है ये हेडिंगें हमारे जहन में कैसे आएंगी पेपर में बैठे हुए? तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी हेडिंग्स बना सकोगे। जिस तरह 3 हेडिंग्स तो मैं आपको एक टिप के तौर पे बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन हर आउटलाइन की एक हेडिंग है, कंक्लूजन हर आउटलाइन की हेडिंग है, इसी तरह कॉन्सेप्चुलाइजेशन हर आउटलाइन की हेडिंग है, और आगे जो मेन थीम होगा वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा है तो आप लिखें कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म वुमेन एम्पावरमेंट। जेंडर इनइक्वालिटी पे आ रहा है तो कॉन्सेप्चुलाइजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, कॉन्टेक्चुलाइजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इस तरह का। उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग आपने बनाई, खुद सोची, उसको ये रफ में लिखा। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आप रफ आउटलाइन उसकी बना देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ये चीजें देंगे और इनकी खाली जगह छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 आपके ये 6 आपने ब्रेन स्टॉर्म जो पॉइंट किए हुए हैं उनको प्रायोरिटाइज करके यहाँ पर आपने लिखना है जो बेहतरीन पॉइंट्स आपके होंगे। और स्टेप नंबर 9 हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस, ये चूंकि मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें पहले बता चुका हूँ। मेरा आपके लिए जो मैसेज है वो मैंने लेक्चर स्टार्ट पे भी दिया था और अभी भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 86972223 इट इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे अपनी असाइनमेंट पीडीएफ भेज सकते हैं। बहुत आप लोगों को मसला है, आप लोगों से काम नहीं हो रहा, तो आप जो हाथ से लिखते हैं उसकी तस्वीर खींच के भेज सकते हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट है, जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, जो अपना अच्छा डेटा अपने पास प्रिपेयर्ड एक अच्छे से गैजेट में रखना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्टर आगे पीछे भी हो सकता है, दो जगह डाटा होना चाहिए, ईमेल में भी होना चाहिए, तो वो इसको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जी ECC .FARHAN .CSS और
इधर जाते हैं जी, टैबलेट मोड पे आते हैं। चलो टैबलेट पे भी आने की जरूरत नहीं। .css असल में ना मेरे पास टैबलेट मोड भी है साथ ही अवेलेबल। तो बाज का क्या होता है, मुझे स्क्रीन को टच करके इसको टैबलेट को एक्टिवेट करना पड़ता है। ओ भाई हो जाओ। @of gmail.com। नहीं जी हो गया। ECCE इसका छोटा ही होगा, ECC.farhan.css@gmail.com। इस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अब रहेगी बात क्वेश्चन आंसर सेशन की, तो सैटरडे और संडे को मैं आपको अभी टाइम टेबल शेयर कर दूंगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप सैटरडे संडे को मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और डिटेल में हम आपकी चीजों को शेयर भी करेंगे। मैं इंडिविजुअली भी आपसे चीजें शेयर करूंगा। अभी मेरे पास कम स्टूडेंट्स की चीजें आ रही हैं या असाइनमेंट्स आ रही हैं, लेकिन जो आ रही हैं वो बहुत बेहतर आ रही हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज नासिर।